Assalamu alaikum students. Our today's topic is about data, its organization and its analysis. First of all, we will see what is data. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाटा एक्चुअली होता क्या है. हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डाटा जब भी हम कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने लगते हैं, जब हम कोई बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करने लगते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करें एंड दैट इज़ अवर डाटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ डाटा. डाटा क्या होता है? डाटा को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशंस हैं. डाटा इज़ एक्चुअली इंफॉर्मेशंस बट इट इज़ रॉ फैक्ट्स. मीन वो अभी इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ मटेरियल है. डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये इंफॉर्मेशन फिगर्स भी हो सकती हैं, कोई डेट्स भी हो सकती हैं, कोई नेम्स भी हो सकते हैं. मीन्स जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है दैट इज़ डाटा एंड इट इज़ एक्चुअली रॉ फैक्ट्स. डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ वैल्यूज़ दैट ऑन देयर ओन हैव नो मीनिंग. जब तक हम इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक हम इसको कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं देंगे तो इट हैज़ नो मीनिंग. इट इज़ रॉ वैल्यू और इट हैज़ नो मीनिंग. सो डाटा इज़ informations that may be in the form of names, dates or values. और इसको हम यूज़ करेंगे in our experiments and observations. Now how we will organize data. This is data organization. हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं. What is data organization? जब हमने अपने ऑब्जर्वेशन से कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. इसको कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले, कोई भी जब हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो फिर उससे पहले हमने अपने डाटा को एक अरेंजमेंट में, एक प्रॉपर फॉर्म में लाना है. द प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड collect factual material commonly accepted in scientific community. जब हम अपने फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल होते हैं और वैलिड भी होते हैं. सो वी कैन से रिसर्च डाटा इज़ डाटा दैट इज़ कलेक्टेड. उसको पहले कलेक्ट किया जाता है, देन ऑब्जर्व्ड और क्रिएटेड. देन फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम अपने रिजल्ट्स की तरफ आते हैं. दैट इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन. हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स. डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज़ अरेंजमेंट. इट इज़ एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a form that comparison of mass of similar data may be facilitated and for further analysis may be possible. जब हम उसको अरेंज कर लेते हैं तो डाटा में कंपैरिजन भी इजी हो जाता है और उससे हम फर्दर एनालिसिस भी इजीली कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम उसको किस फॉर्म में अरेंज करें. हम उसको ग्राफिक्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. दीज आर द ग्राफिक्स. हम उसको फिगर्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. हम उसको टेबल्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. हम उसको मैप्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं और हम उसको डायग्राम्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. ऑल दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ डाटा. दिस इज़ another arrangement. This is also a graphic form. So all these are the forms in which data can be arranged. यहाँ पे हमने अपने डाटा को एक फिगर की फॉर्म में या एक मैप की फॉर्म में अरेंज किया है. इसी तरह समटाइम हम डायग्राम्स भी बना सकते हैं. समटाइम हम टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स की फॉर्म में हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं. दीज आर द फॉर्मेट्स. एक्चुअली
we can say, or that is the answer of our question, okay, what are the formats in which data can be arranged? So data can arranged in graphics, in tables, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम. जब हम फ्लो चार्ट कोई बनाते हैं तो उसमें भी हम अपने डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करते हैं. मैप्स बनाते हैं तो वो भी हमारा डाटा अरेंज होता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी होता है और टेबल्स की फॉर्म में भी. अब इस सब का पर्पस क्या है? जब हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो कम्प्लेक्स डाटा है वो एक सिंपल फॉर्म में आ जाता है. उससे हमें उसको समझने में आसानी हो जाती है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशंस. इट ऑल्सो हेल्प अस फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है और वो सिमिलर हैं तो उससे हमें उन ऑब्जर्वेशंस में कंपेयर करना इजी हो जाएगा. इससे हमें हमारे लिए एनालिसिस जो है वो इजी हो जाता है और उसको इंटरप्रेट करना या उसको समझना भी इजी हो जाता है. टू अरेंज एंड पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमने जो अरेंज किया है उसको अपने डाटा को, तो वो कुछ करेक्टर्स की बेस पे हमने अरेंज किया है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी इस तरह से अरेंज हो जाती है. अब हम आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ. जब हमने डाटा को फॉर्मेट्स में अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, देन वी कम टू द डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस का हमें क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? इट इज़ नेसेसरी कि हम जब उसको एनालाइज करें डाटा को, तो उससे हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकते हैं. जब हम ये डाटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम कुछ रेशो की या प्रोपोर्शन की फॉर्म में ला रहे हैं, तो उससे हम कुछ अननोन चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम अपने हाइपोथेसिस को भी प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं. जब हम रेशो की फॉर्म में लाते हैं तो हम उसको, जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो हम उसको कोशेंट से एक्सप्रेस करते हैं. इससे दो चीज़ों में जब हमने रेशो फाइंड आउट किया तो उससे हमें फर्दर कैलकुलेशन में या कोई अननोन जो हमारा नंबर है उसके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है. अब ये जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, अपने डाटा को समराइज़ करते हैं, तो इससे हमें क्या, ये जो भी स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशंस ये अप्लाई करते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं? इससे जब हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं या कैलकुलेशंस को अप्लाई करते हैं, तो उससे हमें समराइज़ करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है और इससे बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है. तो स्टैटिस्टिक्स से हमें हेल्प मिलती है कुछ रिसर्च क्वेश्चन में और कुछ लेवल्स को डिस्क्राइब करने में, जिससे हमने डाटा को कलेक्ट किया. इससे हमें अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है और इससे हमें अपने डाटा के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है. तो कैलकुलेशंस का ये बेनिफिट है कि इससे कुछ अननोन फिगर्स फाइंड आउट हो सकते हैं, एनालाइज हो सकता है हमारा रिज़ल्ट, और कुछ डाटा के मीनिंग्स जो हैं वो फाइंड आउट करने इजी हो जाते हैं. और अब हम ये देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो हमारे सारे इस बायोलॉजिकल प्रोसेस का या हमारा जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो ऐसा क्यों है?
इसलिए कि जब हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कुछ अपने प्रॉब्लम्स को, कुछ हमारी ऐसी मेजरमेंट्स हैं, कुछ हमारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। अब हम इसमें कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, इससे हमें कुछ नॉलेज मिलेगा। जैसे हम जीन्स बाय यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वी कैन फाइंड आवर बायोलॉजिकल problem, we can solve our biological problem, many biological problems in which use of mathematics is used। किस लिए? For gene finding, for protein structures, and for protein interaction also। सो मैथमेटिक्स जो है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे साइंटिफिक प्रोसेस का, और हमारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी इससे हेल्प मिलती है। किस चीज़ में? जीन फाइंडिंग्स में। इससे हेल्प मिलती है प्रोटीन स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में, और मेजरमेंट में, और प्रोटीन इंटरेक्शंस में भी। एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कुछ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, ये कंप्यूटेशनल हम टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, या कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, कुछ कैलकुलेशंस के लिए। तो ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम अपने बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, और स्टैट से रिलेटेड नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। स्टैट से रिलेटेड कैलकुलेशंस भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइंस is called bioinformatics। So that is all about the data organization, data analysis, and why mathematics is important part of our scientific process. Thank you.